क्या उद्यमिता और नौकरशाही इन दोनों की मांगें अलग अलग हैं? क्या हम लोगों को छात्रों में बांट लेना चाहिए कि यह व्यक्ति नौकरशाही के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और यह व्यक्ति उद्यमिता के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? अक्सर जब आप कुछ कहेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए तो अधिकारी कहेगा ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ऑडिट के प्रति, अकाउंटेबिलिटी है फाइनली लेजिस्लेचर के प्रति, बड़े अधिकारियों के प्रति, रूल्स के प्रति, और इस वजह से कई बार यहाँ पर काम स्लो हो जाता है। यहाँ पर प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगता है, आउटकम पर थोड़ा कम जोर दिया जाने लगता है, लेकिन ऐसा होता है। और दूसरा, यहाँ पर सोचने का एक सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है। आपको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल इसी समय प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम इस ब्यूरोक्रेसी में 50 बार आने वाली है और पिछले अगले 5 साल तक आने वाली है। इसलिए आपको सिस्टमिक थिंकिंग करनी पड़ती है। आपको इसका व्यवस्थागत सॉल्यूशन चाहिए। आपको केवल इसको आप बैंडेड लगा के सॉल्व नहीं कर देना, ये समस्या आई और आपने इसका समाधान कर दिया फिर अगली समस्या का इंतजार किया, ऐसा नहीं होता। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस जैसी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेम्पलेट तैयार करेंगे। ऐसा ब्यूरोक्रेसी में होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें उद्यमिता से तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ये सारी चीजें बदल जाएंगी। मसलन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज रिस्क और लाभ। आपको जोखिम लेना है, लाभ पाने की कोशिश करनी है। तो जब हम ये कहते हैं कि थिंकिंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट, तो इसके साथ हमेशा जोड़िए एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक नौकरशाह, एक अफसर की तरह सोचिए, लेकिन काम करने में एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक उद्यमशील व्यक्ति की तरह काम कीजिए। नमस्कार, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। मेरे पास वह सवाल जो एनआईटीज के विद्यार्थी, आईआईटीज के विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सबसे ज्यादा पूछते हैं, खासतौर से तीसरे चौथे साल के विद्यार्थी। सवाल ये होता है कि सर प्लेसमेंट में बैठें या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करें या फिर स्टार्टअप कर लें। ये जो तीसरा विकल्प है ये आज से 20 साल पहले नहीं हुआ करता था। और रोचक बात है कि इन कैंपसेस में जब मुझे बुलाया जाता है तो अधिकांश बार जो संस्था मुझे बुलाती है वो होती है उनकी ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। वे लोग आजकल अपने ई समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात इसलिए भी है कि एंटरप्रेन्योरशिप की बजाय मुझे आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, जो सिविल सर्विस की तैयारी है उससे जोड़ा जाता है और फिर अक्सर चर्चाएं होती हैं। और उन मुद्दों पर जो चर्चाएं होती हैं उन्हीं में से एक पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाल का वाकया है, जब मैं आईआईटी मद्रास में था और यह जो कैंपस है, इस कैंपस में ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मेरी चर्चा प्रोफेसर शिव कुमार के साथ, जो कि वहाँ के बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ थी। इस चर्चा में उन्होंने ये सवाल उठाया और जो वहाँ के विद्यार्थियों के मन में भी था और मुझे उम्मीद है कि आपके मन में भी है, वह सवाल ये है कि एक ब्यूरोक्रेट कैसे सोचता है? क्या ये वह ठीक वैसे ही सोचता है जैसे कि एक स्टार्टअप करने वाला एंटरप्रेन्योर सोचता है? क्या उद्यमिता और नौकरशाही इन दोनों की मांगें अलग अलग हैं? क्या हम लोगों को छात्रों में बांट लेना चाहिए कि यह व्यक्ति नौकरशाही के लिए ज़्यादा उपयुक्त है और यह व्यक्ति उद्यमिता के लिए, स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, और उसके आधार पर फैसले लेने को तैयार है, उसको बदलने के लिए नहीं, उसके हिसाब से फैसले लेने को तैयार है? तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स आपकी चीज है। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में लोग ऐसे या वैसे होते हैं? क्योंकि सवाल तो अंततः यही है, ये दोनों विरोधी किस्म के पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं या इनमें कोई कन्वर्जेंस भी है? इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक ब्यूरोक्रेट कैसे सोचता है, आखिर एक एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है, और ये उद्यम करने वाला और ब्यूरोक्रेट्स की सोच के बीच में कुछ अंतर होता है, और अगर होता है तो क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे देश में उद्यमिता इस मायने में हाल फिलहाल में देखने को मिलती है। आप जानते हैं 1991 में जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आता है, उसके बाद यह समझने की जरूरत पड़ती है लोगों को, यह देश को यह झुकाव पैदा होता है कि देश में उद्यमिता को बढ़ाना चाहिए, केवल नौकरियों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इससे पहले जो स्थितियां थी वे स्थितियां हमारी प्लान्ड इकोनॉमी की स्थितियां थी, जिसमें कि राज्य तय करता था कि किस क्षेत्र को बढ़ावा देना है, किस क्षेत्र को बढ़ावा नहीं देना है, और इसी का परिणाम था कि देश की उस स्थिति को बाकायदा लाइसेंस राज कहा जाता था।
यानी कि आप एक छोटा सा उद्यम अगर शुरू करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो आपको तमाम लाइसेंस लेने पड़ते थे। यहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता था, वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता। उसकी अपनी अच्छाइयाँ थी, उसकी अपनी बुराइयाँ थी, लेकिन इस पर काफ़ी चर्चा होती है। मसलन अगर आप नारायण मूर्ति वाले प्रकरण को ले, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव संस्मरण देते हुए बताया कि 1980s में उन्हें जब इन्फोसिस की स्थापना के लिए कंप्यूटर्स चाहिए थे तो उन्हें 3 साल और दिल्ली के 50 ट्रिप करने पड़े थे, मात्र इसलिए कि वे एक कंप्यूटर का आयात करने का लाइसेंस पा सके। क्या जाहिर है कि इन्फोसिस को कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी और कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत पड़ने पर उनको उस समय लाइसेंस की जरूरत थी और वह लाइसेंस हासिल करने में उन्हें 3 साल लगे, 50 बार चक्कर लगाना पड़ा, तब जाकर मिला। और इस बात की आलोचना भी होती है, कुछ लोग मानते हैं कि इससे इकॉनमी जो है वो ज़्यादा प्लान्ड तरीके से चलती थी। हम फिलहाल प्लान्ड वर्सेस फ्री इकॉनमी की चर्चा नहीं कर रहे, हम उस मानसिकता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस सोच को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो इन दोनों में दिखाई देता है, ब्यूरोक्रेसी में दिखाई देता है और उद्यमिता में दिखाई देता है। देखिए, आमतौर पर नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप सरकारी नौकरियों में आना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि जब आप सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो आपको फैसले करने हो, और ये फैसले जब आप नौकरशाही में फैसले करते हैं तो जनरली रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ये डिसीजन मेकिंग पॉलिसी ड्रिवन होती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति आया, उसे आपने अमुक हिसाब से उसके लिए फैसला किया, और कोई दूसरा व्यक्ति आया तो आपने आधार बदल दिए। आप दुकानदारी में ऐसा कर सकते हैं, एक ग्राहक आया, उस ग्राहक को देखकर आपने किसी चीज का एक दाम बताया, दूसरा ग्राहक आया और आपको लगा कि ये शायद कुछ ज्यादा दाम दे देगा, और मान लीजिए आपको इसमें कोई एथिकल समस्या नहीं है तो आप उसको कुछ दाम बढ़ा के बता देंगे, और उस व्यक्ति की लेने की स्थिति होगी, लेना चाहेगा तो वो लेगा, नहीं तो चला जाएगा। लेकिन ऐसा आप नौकरशाही में नहीं कर सकते, आप सरकारी नीतियों में ऐसा नहीं कर सकते। आपको उस समय नीतियां बनानी पड़ती हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, और उन रूल्स के हिसाब से ही फैसले लेने होते हैं। और इसी वजह से लगातार नौकरशाही में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति रहती है, रिस्क मिटिगेशन रहता है, रिस्क टेकिंग कम होती है। एंटरप्रेन्योर क्या करेगा? उसको जाहिर है कि जोखिम लेना पड़ेगा। उसे पता है कि आप इकोनॉमिक्स में बाकायदा कहा जाता है कि रिस्क जो आप लेते हैं, जो आप जोखिम लेते हैं, उसका प्रतिफल ही लाभ कहलाता है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी एक लाभ आधारित व्यवस्था नहीं है, उसमें लाभ हासिल करने की कोशिश ही नहीं करनी होती। इसलिए क्या करना पड़ता है? रिस्क मिटिगेशन करना पड़ता है, कम से कम जोखिम लेना पड़ता है। इस वजह से आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि जहां ज्यादा जोखिम है वो फैसले आप कम लेते हैं, और जो कम जोखिम वाले फैसले होते हैं वो ज्यादा लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वहां पर कुछ हासिल नहीं होता। वहां पर जो चीजें हासिल होती हैं वो बहुत बड़ी जनसंख्या पर, बहुत बड़े लोगों के बहुत बड़े समूह पर असर डालती है। और इसलिए ब्यूरोक्रेसी में यूजुअली अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है। आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, अक्सर जब आप कुछ कहेंगे कि आप ऐसा कर दीजिए तो अधिकारी कहेगा ऑडिट ऑब्जेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ऑडिट के प्रति, अकाउंटेबिलिटी है फाइनली लेजिस्लेचर के प्रति, बड़े अधिकारियों के प्रति, रूल्स के प्रति। और इस वजह से कई बार यहां पर काम स्लो हो जाते हैं, यहां पर प्रक्रियाओं पर ज्यादा जोर दिया जाने लगता है, आउटकम पर थोड़ा कम जोर दिया जाने लगता है। लेकिन ऐसा होता है। और दूसरा, यहां पर सोचने का एक सिस्टमेटिक थिंकिंग होती है। आपको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल इसी समय प्रॉब्लम सॉल्व करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसी ही प्रॉब्लम इस ब्यूरोक्रेसी में 50 बार आने वाली है और पिछले अगले 5 साल तक आने वाली है। इसलिए आपको सिस्टमिक थिंकिंग करनी पड़ती है, आपको इसका व्यवस्थागत सॉल्यूशन चाहिए। आपको केवल इसको आप बैंडेड लगा के सॉल्व नहीं कर देना, ये समस्या आई और आपने इसका समाधान कर दिया फिर अगली समस्या का इंतजार किया, ऐसा नहीं हो। आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उस जैसी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेम्पलेट तैयार करेंगे। ऐसा ब्यूरोक्रेसी में होता है। अगर आप इसको कन्वर्ट करें उद्यमिता से तो वहां पर क्या होगा? वहां पर ये सारी चीजें बदल जाएंगी। मसलन सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज रिस्क और लाभ। आपको जोखिम लेना है, लाभ पाने की कोशिश करनी है। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में आपको लगातार इनोवेशन दिखाई देगा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाई देगी, एक चाह दिखाई देगी, चलो ये करके देखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, अगर हम नुकसान सहने की स्थिति में है तो करते हैं। ये प्रवृत्ति, यह सोच आपको दिखाई देगी एंटरप्रेन्योर्स के बीच में। आपको ये सोच दिखाई देगी वे लोग जो स्टार्टअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बीच में। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्टार्टअप बनाने वाले व्यक्ति को कोई पॉलिसी नहीं बनानी है,
वह जिस नीति से स्टार्टअप बना रहा है, जिस तरीके से स्टार्टअप बना रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश के तमाम स्टार्टअप उसी नीति से स्टार्टअप बनाएंगे, क्योंकि पॉलिसी ड्रिवन कहां होता है? ब्यूरोक्रेसी में होता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बने बनाए ढर्रे पर चलना चाहते हैं या उस ढर्रे को बनाना चाहते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी आपके मतलब की चीज है। लेकिन क्या इसी तरीके से उद्यमिता चल सकती है? नहीं, उद्यमिता में तो रोजाना कुआं खोदना, रोजाना पानी पीना है। आप आज आई समस्या का आज कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, जिसे एजिलिटी कहा जाता है अंग्रेजी में। जो समस्या आई उसका सबसे कम रिसोर्सेज में कैसे समाधान किया जा सकता है, केवल उस समस्या का, उस जैसी 1000 समस्याएं नहीं करनी है, उस समस्या का। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, नीति की बजाय आपको स्टार्टअप्स में, उद्यमिता में एग्जीक्यूशन पर बल देना होता है, ऑपरेशन पर बल देना होता है। आप कैसे, आपने एक कार्यक्रम बना लिया, आपने एक कागज पर बना लिया कि आप अपना स्टार्टअप में ये करेंगे, उससे आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा। आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये प्लान बनाना बहुत इनोवेटिव लग सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, लेकिन इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी बोर्ड, अगर आप बहुत बोरिंग कामों को, रूटीन कामों को नहीं करना चाहते हैं, तब आपका स्टार्टअप भी नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन इन इटसेल्फ मे नॉट बी दैट इंटरेस्टिंग एरिया। उसमें हो सकता है आपको बहुत सारे बोरिंग काम करने पड़े, क्योंकि लेकिन एग्जीक्यूशन इज द की, एग्जीक्यूशन ओवर पॉलिसी। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो रूल्स बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप दरअसल कई बार तो रूल तोड़ते हैं, कन्वेंशंस को तोड़ते हैं, नए तरीके खोजते हैं, इनोवेशंस करते हैं। एंड देन कम्स द प्राइमरी डिफरेंस। स्टार्टअप फाइनली बाजार के लिए होते हैं, मार्केट के लिए होते हैं। यहां डिसीजन मेकिंग मार्केट के अनुसार है, उससे लाभ हासिल करना है, ब्यूरोक्रेसी पर यह लागू नहीं होता। यानी कि आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो मार्केट को समझते हैं और उस मार्केट को समझने की इच्छा कम से कम रखते हैं और उसके आधार पर फैसले लेने को तैयार हैं, उसको बदलने के लिए नहीं, उसके हिसाब से फैसले लेने को तैयार हैं, तो शायद एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स आपकी चीज है। अब सवाल उठता है कि क्या वास्तव में लोग ऐसे या वैसे होते हैं? क्योंकि सवाल तो अंततः यही है कि सर प्लेसमेंट में चला जाऊं, अपना स्टार्टअप तैयार करूं, या फिर यूपीएससी की तैयारी करूं। क्योंकि वे लोग जो कि ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ज्यादा सूटेबल हैं, उनको यूपीएससी की तैयारी या सरकारी नौकरियों की तैयारी करके सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। वहां पर आपके पास एक डेस्क होगा, आपके पास एक रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग के जितने भी मौके होंगे वो होंगे, और उस हिसाब से आप अपने रोजगार को चलाएंगे, आप अपने नौकरी को चलाएंगे, और आपको हर महीने एक निश्चित आमदनी होगी, तनख्वाह मिलेगी। दूसरी तरफ अगर आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आपके अंदर वो एजिलिटी है, आपके अंदर वो एग्जीक्यूशन की चाह है, तो आपके लिए क्या बेहतर हो जाएगा? आपके लिए स्टार्टअप्स बेहतर हो जाएंगे। और इन दोनों के बीच का कुछ हिस्सा है तो आपके लिए शायद प्लेसमेंट लेना ठीक होगा किसी कॉर्पोरेट में, जहां आपको इन दोनों का मिला जुला अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर समझने की चीज ये है, और मैं इस बात को, आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गंभीरता से समझें। व्यक्ति इस तरह के खांचों के हिसाब से नहीं होते। ये एक पुरानी सोच है जो ये कहती है कि हर व्यक्ति का केवल एक तरह का माइंड से, ये सही है कि झुकाव एक तरफ हो सकता है, लेकिन आमतौर पर आपके फैसले सिचुएशनल होते हैं। इसलिए आपको जिन चीजों की जरूरत है वो इन दोनों के मिले जुले ट्रेट्स की जरूरत है। आपको दरअसल ऐसा करने की जरूरत है जिसमें कि आप चीजों को अपने हिसाब से बदलने के लिए तैयार हो। यानी कि आप रूल बेस्ड चलने को भी तैयार हैं जब भी एग्जीक्यूशन की जरूरत है, लेकिन आप इनोवेटिव होने को भी तैयार हैं, आप कुछ नए तरीके से सोचने को भी तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण है। यह भी ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल होने का मतलब हमेशा रिजिड होना नहीं होता। ऐसे आपको सैकड़ों एग्जांपल्स मिलेंगे जहां ब्यूरोक्रेट्स ने इनोवेटिव अप्रोच दिखाई। ब्यूरोक्रेट, आप जानते हैं कि एक डीएम ने बाकायदा सड़क बनवा दी क्राउड फंडिंग करके। जरूरत थी कि सड़क की जरूरत है, लोगों को भी सड़क की जरूरत थी, लेकिन अगर आप रूल बेस्ड चलते तो आप पहले लेटर लिखते, फिर वहां से अप्रूव होता, फिर तय होता कि आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बच्चे, जो तमाम लोग थे, वो चाह रहे थे कि सड़क तुरंत बने। तो पूछा गया कहीं और से रिसोर्सेज आ सकते हैं कि नहीं, और पता लगा क्राउड फंडिंग से बाकायदा इतने रिसोर्सेज आ गए कि सड़क बन गई। और किसने लीड किया? एक ब्यूरोक्रेट ने लीड किया। ये एकदम संभव है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एजिलिटी होनी चाहिए, उसमें जुगाड़बाजी करने की गुंजाइश होनी चाहिए, लेकिन एजिलिटी का मतलब रेकलेसनेस भी नहीं होता।
ऐसा नहीं है कि आपने एकदम ही तय कर रखा है कि आप केवल बैंडेड लगा के तमाम जो लीकेजेस हैं उनको बंद करेंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेकलेसनेस एक चीज है, एजिलिटी दूसरी चीज है। आपको इनोवेटिव तरीके से सोचना है। इसका कुल मतलब है कि आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस चाहिए। ये आपको ब्यूरोक्रेसी में भी चाहिए और ये आपको स्वाभाविक है कि अपने स्टार्टअप में भी चाहिए, अपने उद्यम में भी चाहिए। इसलिए इन दोनों के बीच यहां पर आपको साफ साफ कन्वर्जेंस दिखाई देता है। हालांकि इतना समझना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी पब्लिक गुड को, पब्लिक जो सामान्य जनहित है उसे प्राइमरी मानती है। यह ब्यूरोक्रेट के लिए जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि पूरी तरह से केवल व्यक्ति लालची और स्वार्थी होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में तो बाकायदा जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वह भी लागू होती है, सोशल स्टार्टअप्स भी होते हैं। और केवल सोशल स्टार्टअप्स नहीं, अगर आपका कमर्शियल स्टार्टअप है तब भी आपकी एम्पैथी की जरूरत है। आप मान लीजिए एक शिक्षक हैं जिसने कोचिंग सेंटर खोल रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि विद्यार्थियों के प्रति लगाव नहीं होगा, विद्यार्थियों के प्रति एम्पैथी नहीं होगी, केवल लाभ सोचा जाएगा? ऐसा नहीं संभव। ये दरअसल इट इज नॉट इवन मेकिंग बिजनेस सेंस। इसी तरीके से मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपके पास एक बड़ा प्रतिष्ठान है, आपके प्रतिष्ठान में समाज के अलग अलग तबके के लोग आए, अगर ये एम्पैथी आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं। और मजेदार बात है, इट इज मेकिंग गुड बिजनेस सेंस एज वेल, क्योंकि आपका जो प्रतिष्ठान होगा उसमें एक तरह की डाइवर्सिटी होगी, एक तरह की विविधता होगी, जो कि अच्छी बात है। तो जब हमें कहते हैं कि थिंकिंग लाइक अ ब्यूरोक्रेट, तो इसके साथ हमेशा जोड़िए एक्टिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक नौकरशाह, एक अफसर की तरह सोचिए, लेकिन काम करने में एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक उद्यमशील व्यक्ति की तरह काम कीजिए। इसका रिवर्स सबसे डरावना है। रिवर्स का मतलब है कि जब आप सोचते तो हैं एंटरप्रेन्योर की तरह, लेकिन काम करते हैं ब्यूरोक्रेट की तरह। इसका मतलब होता है कि आपका स्टार्टअप डूबेगा ही डूबेगा। इसका मतलब यह है कि आपको सोचने में गंभीर तरीके से, गहराई से सोचने की जरूरत है, विस्तृत फलक को ध्यान में रखकर सोचने की जरूरत है। लेकिन जब आप काम करने पर आए, जब आप एग्जीक्यूशन पर आए, तब आपको एक उद्यमशील व्यक्ति की तरह इमीडिएट सॉल्यूशंस को लाने की जरूरत है। यही दरअसल हमेशा से भारतीय विजडम भी रही है, यही आधुनिक इनोवेशन भी है। और आप तमाम सक्सेसफुल जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर शुरुआत में विचार के स्तर पर गहरा सोचा गया है, नया आइडिया लाया गया है, इनोवेट किया गया है। लेकिन सक्सेस जो आई है वो एग्जीक्यूशन से आई, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत संयम की जरूरत होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में आपको लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी जरूरत होती है। तो मेरा मंत्र आपके लिए यह है कि यू शुड थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, बट यू शुड एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक नौकरशाह की तरह, अफसर की तरह सोचिए, जिसमें कि आप नीतियों को समझ सकें और विस्तृत चीजों को विस्तृत फलक पर समझ सकें। लेकिन जब करने पर आए, जब एग्जीक्यूशन की बात आए, तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए कि तुरंत इस बात का सॉल्यूशन कैसे किया जाए।